हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ लिया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि अगर जो किसी एक एलिमेंट के फिक्स्ड मास से, सपोज कार्बन है, इसके फिक्स्ड मास से दो अलग अलग एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो दो डिफरेंट प्रोडक्ट जो बनेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे CH4 सपोज दो अलग अलग कंपाउंड बनेंगे, ठीक है, CH4 और ये CO2 सपोज बना। तो यहाँ पे जो दो अलग अलग कंपाउंड बने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से किससे कंबाइन होंगे? फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन से। तो ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है यहाँ पे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में, उसका मास जो होगा या उसके मासेस का जो रेशियो होगा, या तो वो क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या बनेगा, मान लेते हैं H2O। तो ये क्या करेगा, या तो इसका मास इसके इक्वल होगा, है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के इक्वल और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के इक्वल, या फिर इनका सिंपल रेशियो होगा, सिंपल मल्टीपल रेशियो। ओके, जैसे यहाँ पे देखा जाए तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे 4 और ऑक्सीजन यहाँ पे 2, यानी 4 और ऑक्सीजन के लिए कितना लिख लेंगे हम लोग, 32। तो इसका रेशियो कितना बन गया, 1:, बताओ, 8। वहीं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का कितना, 16। तो रेशियो क्या आ गया, 1:8। यही मतलब है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का। मतलब किसी भी एलिमेंट के फिक्स्ड मास से अगर जो दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करते हैं और दोनों डिफरेंट एलिमेंट का मासेस क्या होता है, मतलब दो अलग अलग कंपाउंड बनते हैं और ये दोनों का जो मासेस होगा डिफरेंट एलिमेंट का, या तो वो क्या होगा, नए वाले कंपाउंड बनने वाले कंपाउंड के इक्वल होगा, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के इक्वल, जो अलग अलग एलिमेंट है अपने अपने इक्वल है ना, ध्यान रखना। या तो फिर क्या होगा, वो दोनों एक बियर करेंगे सिंपल मल्टीपल रेशियो, या ऐसा बोल सकते हो जो रेशियो होगा या तो वो इक्वल होगा, रेशियो सेम होगा, और या तो फिर मल्टीपल होगा, सिंपल रेशियो के मल्टीपल में होगा। क्लियर है? ये यही है। आप किसी और के लिए भी चेक कर सकते हो, तो बस डिफाइन है ये, इसको याद रखना। कभी कभी ये पूछा जाता है, ठीक है, पूछा जा चुका है वैसे तो ये, तो इसको याद रखना। मैं इस डिफाइन को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ओके, क्या होगा, हमेशा सिंपल रेशियो में होगा। ओके, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, आप ध्यान से पढ़ लो इसको। दो एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके दो अलग अलग कंपाउंड बनेंगे, है ना, और वो दोनों एलिमेंट फिर आपस में कंबाइन करके क्या करेंगे, एक नया कंपाउंड बनेंगे जिनका रेशियो क्या होगा, सिंपल बेयर रेशियो करेगा, है ना। ओके, एग्जाम्पल के लिए आप इसको करना। सपोज कार्बन से सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है। ओके, तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, आपको पता है, CH2, यहाँ पे CO2, और ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, SO2। तो क्या ये सिंपल रेशियो को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको आप बताना। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट टॉपिक पे, जो नेक्स्ट यानी पांचवा है हमारा, गे-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, देखो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा सभी जगह हम क्या कर रहे थे, मास का रेशियो ले रहे थे, पर यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, गैसियस वॉल्यूम की हमने नहीं बात की अभी तक, क्योंकि गैस, अगर जो एलिमेंट गैसियस फॉर्म में हुआ तो उसका क्या होगा, वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम के बारे में एक भी टर्म या एक भी डिफाइन नहीं आया। ओके, एक भी लॉ नहीं आया। तो गे-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ये देखो नाम ही क्या है, गे-लुसेक्स, तो इन्होंने ही दिया था, इन्हीं के नाम पे है। ओके, ये क्या बोलता है, अगर जो दो, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपस में कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, और क्या बना रहा है, वाटर, तो इनका जो हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम होगा, हाइड्रोजन क्या गैसियस और ऑक्सीजन भी क्या गैसियस, और H2O भी कैसा गैसियस, तो इनका जो गैसियस वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, आपस में सिंपल रेशियो में होगा। ठीक है, अगेन सिंपल रेशियो, वहाँ मास था, यहाँ पे वॉल्यूम, और ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी क्या होगा, एक सिंपल वॉल्यूमेट्रिक रेशियो में होगा। बोल सकते हो ऐसा, या तो ऐसा बोल सकते हो, ये जो सारे हैं वो क्या होने चाहिए, गैसियस कंपाउंड होने चाहिए। अब ये तभी पॉसिबल होगा जब ये क्या हो, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे हो।
क्या हो, सेम टेम्परेचर और प्रेशर। जैसे अगर जो टेम्परेचर का क्या मतलब है, टेम्प लिखा हुआ है टेम्परेचर, और पी का क्या मतलब है, प्रेशर। ओके, तो ये क्या बोलता है, जैसे हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो इसका 2 वॉल्यूम और ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम मिलके H2O का क्या बनेगा, 2 वॉल्यूम बनेगा। ओके, 2 वॉल्यूम और 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना बनाएगा, 2 वॉल्यूम ऑफ H2O गैस। या अगर जो टर्म्स में बात करोगे तो सपोज इसका 2 लीटर और इसका 1 लीटर मिक्स होके ये क्या बनाएगा, 2 लीटर ऑफ H2O। ठीक है, अगर इसका सिंपल रेशियो लें तो क्या हो जाएगा, 2:1। अब यहाँ पे ध्यान रखना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हमने मास पढ़ा है, ना कि वॉल्यूम, है ना। तो अब ये मत जोड़ना 2 + 1 तो 3 होता है सर, पर यहाँ पे तो 2 लीटर ही बन रहा है, तो वो किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ मास के लिए, वॉल्यूम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है ये, ठीक है। तो बस याद रखना सिंपल रेशियो में होगा और कुछ नहीं है, जैसा मास वाला था वैसा ही ये भी है। बस यहाँ पे क्या होना चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम। मास वालों के लिए कोई भी टेम्परेचर और प्रेशर वाला कंडीशन नहीं है। तो बस मैं इसका डिफाइन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ओके, अब देखो उस समय जब ये लॉ आया था उस समय क्या था, एवोगैड्रो लॉ नहीं आया था, या एवोगैड्रो को वैल्यू नहीं मिली थी, या बोल सकते उसके थ्योरम को करेक्ट लोगों ने नहीं बोला था। तो हम लोग क्या मान के चलते थे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन नहीं होता, यानी H2 फॉर्म नहीं होता है। यानी कि एक्चुअली ऐसा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एटम ऐसा कंबाइन हुआ, यानी इसका 1 वॉल्यूम, इसका 1 वॉल्यूम और इसका 1 वॉल्यूम, और H2O बना इसका 2 वॉल्यूम, है ना। तो ऐसा हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम कंबाइन होके, मतलब इन दोनों का मिला के 2 वॉल्यूम बन लगा। ओके, और इसका 1 वॉल्यूम। ये उस समय डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी आई थी, है ना। डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी को सभी लोग करेक्ट मान रहे थे। उन्होंने क्या बोला था कि सेम एलिमेंट या सेम एटम आपस में कंबाइन नहीं करते हैं, सेम एटम आपस में कंबाइन नहीं करेंगे, ठीक है। जिसके कारण हम लोग सभी को क्या मानते थे, इंडिविजुअल एटम, ना कि वो मॉलिक्यूल है। ओके, देखो अब डाल्टन्स लॉ को हम लोग पढ़ते हैं, जैसे अभी थोड़ा देर में लॉ को बस देख लेंगे, जैसे 9th में आपने पढ़ा भी होगा। पर कुछ चीज़ें उनकी गलत हुई तो लोग बोलते हैं हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं। देखो लॉ को हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वहाँ से चीज़ें शुरुआत हुई। जैसे डाल्टन ने क्या बोला, आपस में कंबाइन नहीं करते हैं, तो लोगों ने क्या किया, ट्राई किया कि कंबाइन करते हैं या नहीं करते हैं। हम लोग ट्राई करके देखते हैं तो उससे पता चला नहीं, कंबाइन तो करते हैं, ठीक है। दूसरा डाल्टन ने और क्या बोला था कि डिफरेंट एलिमेंट का एटॉमिक मास हमेशा क्या होगा, अलग अलग, ठीक है, और सेम का क्या होगा, मास सेम। ओके, तो अब ये पता चलने पे क्या हुआ, लोग सभी का मास ढूंढना चालू कर दिए। अब देखो मास ढूंढे तो हर एक चीज पता चली, पीरियोडिक टेबल बन गया, ये सब कुछ बन गया। ओके, तो जो भी चीजें गलत हुई प्रीवियस, उस समय उतना इक्विपमेंट नहीं था, उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन, अपने नॉलेज के बेसिस पे ये सब चीजें दी। आजकल इक्विपमेंट बहुत ज्यादा है हमारे पास, तो हम हर चीजों को विजुअलाइज कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं ना, चीजों को एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर पा रहे हैं। ओके, ठीक है, तो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि हमारा 6th टॉपिक है, 6th लॉ है ना, एवोगैड्रो लॉ। तो नाम ही इसका देखो एवोगैड्रो है, इसका एक बड़ा सा नाम है। आप इसका आंसर कमेंट में बताना ढूंढ के, एवोगैड्रोज लॉ। ये जब स्टार्टिंग में इसने लॉ दिया तो इसके लॉ को सभी ने फेल बोल दिया था, या इसने क्या बोल दिया था, ये लॉ ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसने क्या बोला था कि अगर अलग अलग गैसेस हैं, जैसे मान लो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ये सब गैसेस हैं और सभी का क्या है, इक्वल वॉल्यूम, सभी के वॉल्यूम क्या है, इक्वल। तो इनके पास क्या होगा, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे, कहाँ पे इक्वल वॉल्यूम, कहाँ पे होगा, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। कंडीशन क्या है, ध्यान रखना, सेम टेम्परेचर और प्रेशर। और इसने क्या बोला था कि अगर जो सेम टेम्परेचर और प्रेशर है और गैसेस का वॉल्यूम इक्वल है तो इनका नंबर्स भी क्या होगा, इक्वल। अगर वो एलिमेंट के फॉर्म में
है ना। मॉलिक्यूल के फॉर्म में तो मॉलिक्यूल इक्वल होगा, एटम्स हैं तो उनके एटम्स इक्वल होंगे। ओके, यानी नंबर की बात की है इसने, है ना, जो कि नंबर आपको पता है होगा 6.022 इंटू 10⁻³ क्लियर है। तो एवोगैड्रो लॉ क्या है? एवोगैड्रो लॉ बोलता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, मतलब सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ऑल गैसेस विल कंटेन इक्वल वॉल्यूम। ओके, तो बस इसको मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। क्या क्या है लॉ ये? दिस लॉ स्टेट्स दैट equal volume of all gases at the same temperature, तो क्लियर है ये लॉ। दिस लॉ स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, सिर्फ ध्यान क्या रखना है हमें, टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम। तो सभी का नंबर क्या होगा, इक्वल, यानी कोई सा भी गैस हो। जैसे मान लो मास से बात करें, H2 का मास कितना होता है, 1 मोल की बात करते हैं, ठीक है, 2 ग्राम होगा। O2 का मास कितना होगा, 32 हो जाएगा, 32 ग्राम। ओके, Cl2 है तो एक का कितना होता है, 35.5 लेके चलते हैं हम लोग, तो हो जाएगा ये 71 ग्राम। देखो मासेस वाली सबके अलग हैं, अगर जो टेम्परेचर T एंड P क्या है, सेम, तो सभी का वॉल्यूम क्या होगा, सेम। ठीक है, अगर जो मान लें हम लोग 1 atm और 273 केल्विन, यानी 273.15 केल्विन वाले जिसको हम लोग बोलते हैं, तो सभी का वॉल्यूम कितना आता है, 22.4 लीटर। ठीक है, याद रखना इसको, सभी का 22.4 लीटर ही आएगा, चाहे वो कोई सा भी गैस हो, अगर जो 1 मोल है उसका। ठीक है, तब क्लियर है ये। सेम टेम्परेचर प्रेशर पे क्या होगा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखो 22.4 लीटर हुआ, तो ये किसके इक्वल हो गया, 1 मोल, या 1 मोल है तो 1 मोल जो होगा किसके इक्वल होगा, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो सभी तो हाइड्रोजन, अच्छा मॉलिक्यूल ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इनका जो नंबर होगा वो किसके इक्वल होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के इक्वल। क्लियर है सभी का, और इसीलिए हम इसको लिखते हैं Na शॉर्टकट में। ये क्या है, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं इसको। ओके, तो इसको लिख लेना, चलो लिख देता हूँ इसको, क्या है ये, एवोगैड्रो नंबर, जो किसके इक्वल होता है, हाँ 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, अब देखो ये साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखा हुआ है, अगर आपको पुराना लेक्चर आपने देखा है तो आपको पता होगा, है ना, नहीं देखा है तो आप इसको एक बार जरूर देखो। ये क्या है, साइंटिफिक नोटेशन। तो ये हो गए हमारे 6 लॉ। ठीक है, एवोगैड्रो लॉ, और इससे पहले हमने पढ़ा गेल-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम ही बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम भी बोलते हैं। ओके, कई सारे बुक में ऐसा लिखा मिलेगा इसकी जगह, या आपको क्वेश्चन में भी लिखा मिल सकता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, जैसा वहाँ पे मास था वैसे यहाँ पे वॉल्यूम है। उसके पहले हमने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। ओके, पर नीट जेईई के सिलेबस में है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, और हमने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर है सभी को, याद रखना इन सारे थ्योरम्स को। इससे 1 नंबर का क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, सॉरी 1 नंबर नहीं, बोर्ड में 1 नंबर आ सकता है, यहाँ पे कितने आ सकते हैं, 4 मार्क्स के। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन से सबसे ज़्यादा चांस बनता है, और बाकी एवोगैड्रो लॉ तो समझो मोल कंसेप्ट है, तो ये हर एक जगह इंपॉर्टेंट है ही। क्लियर है ये, तो फिर आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं हम लोग। ये 2 लेक्चर के हैं, एक लेक्चर मैंने पहले अपलोड कर चुका है, तो उसको दोनों को आप एक साथ देख लेना। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ से हम लोग मोल कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, या बोल सकते हो मोलर मास या मास वाला जो कंसेप्ट है, जहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
थैंक यू।